अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक और बहुत ही अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कसीर तादाद में पाए जाने की वजूहात और उसका तनु। हम देखेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके बारे में ये अंदाज़ा किया जाता है कि वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, उनके इस कदर कसीर तादाद में होने के पीछे क्या वजूहात हैं। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज का लेक्चर बहुत तफसील में होने वाला है। हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने सारे हमें दुनिया में नज़र आते हैं। जी तो अजीज़ तलबा, आज हम जिस उन्वान को पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वसी या कसीर तादाद और तनु। हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में इस टाइम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनकी मिकदार एक तो बहुत ज़्यादा है। हमने आज वो वजूहात तलाश करनी है कि किन वजूहात की बुनियाद पर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं जो एक पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं। अब अगर उसमें से हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बड़ी गिनती के एलिमेंट्स होते हैं। बिलखसूस कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ज़्यादातर तो ये कार्बन वाले ही कंपाउंड्स हैं। तो इनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बताई जाती है, लाखों में। एक अंदाजे के मुताबिक 10 मिलियन के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन ऐसा है जिसके इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो वो इतने सारे कंपाउंड्स की वजूहात क्या है। तो चलें चलते हैं वजूहात की तरफ। आपके कोर्स में 4 वजूहात बयान की गई हैं, मैं उनको बड़ी तफसील से आपको समझाऊंगा। पहली वजह है जिसका नाम है कैटिनेशन। अच्छा बच्चों, अब ये कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब है कार्बन का आपस में ही, यानी कार्बन एटम्स का आपस में ही इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग कर लेना कि लंबी लंबी चेन्स बन जाएंगी और लंबे लंबे बड़े बड़े रिंग्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिखेंगे, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो कैटिनेशन क्या है? कार्बन की सिफ्त, कार्बन की एक सिफ्त कि जिसके तहत कार्बन एटम या कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा बॉन्डिंग करके लंबी लंबी चेन्स और बड़े रिंग्स बनाए। तो इसमें क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये कार्बन की एक सिफ्त है कि जिसमें कार्बन आपस में ही, यानी कार्बन एटम्स आपस में ही इस कदर ज्यादा बॉन्डिंग कर लेते हैं, इस कदर ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं कि वो लंबी लंबी चेन्स की सूरत में आ जाते हैं और बड़े बड़े रिंग्स की सूरत में आ जाते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, इसकी बेहतरीन मिसाल देते वक्त मैं आपको डायमंड की मिसाल देता हूँ। अगर हम डायमंड की साख्त देखें तो हमें पता चलता है कि वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। उसमें एक कार्बन जो है वो आगे से मज़ीद बेतहाशा कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन्स के साथ, और वो आगे से आगे जुड़ता जाता है, इसलिए मैंने लफ्ज़ बेतहाशा इस्तेमाल किया है। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये एक कार्बन है, ये इधर से एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से दूसरे कार्बन के साथ, इधर से तीसरे के साथ और यहाँ पे चौथे के साथ। अच्छा, अब ये जो 4 है, इसमें से एक तो ऊपर है, ये जो 3 है इसमें से आप देखिएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसी तरह ये जो आएगा वो एक यहाँ पर, इसका वाला इसके साथ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये आगे से आगे, आगे से आगे चला जाता है और बॉन्डिंग किए जाता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कैटिनेशन।
अब आप समझ सकते हैं अजीज़ तलबा व तालिबात कि अगर किसी में कैटिनेशन होती है यानी कार्बन कैटिनेशन करता है तो वो किस कदर ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा करेगा, कि वो बॉन्डिंग पे बॉन्डिंग करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, हत्ता कि इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी कि मुख्तलिफ से मुख्तलिफ और कसीर तादाद में जो कंपाउंड्स हैं वो बनते चले जाएंगे। तो बच्चों अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे तो इस कदर ज़्यादा बॉन्ड्स बनने की वजह से कंपाउंड्स कितनी तरह के हमें नज़र आएंगे। कार्बन की ये प्रॉपर्टी जिसमें वो बेतहाशा बॉन्डिंग करता है, इसको कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। और याद रखिएगा चूँकि कार्बन आपस में बॉन्डिंग करता है इसीलिए कैटिनेशन को कभी कभार सेल्फ लिंकेज भी कहा जाता है। तो चूँकि इसमें कार्बन के एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं इसलिए इसको सेल्फ लिंकेज का नाम भी दे दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन का अमल तो करता है, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि बेतहाशा कंपाउंड्स हमें नज़र आएंगे क्योंकि वो आगे से आगे बॉन्डिंग करता जाएगा। और यही बात मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपके सामने चीज़ बना दी है ना, इसको ये करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एक पॉलीमर बन जाएगा। ये एक पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको पॉलीमर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉलीमर का मतलब एक बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल। ज़ाहिर है जब ये आगे से आगे बॉन्डिंग करता जाएगा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी मैं अगर बॉन्डिंग बना दूँ तो बेतहाशा बॉन्डिंग हमें नज़र आएगी। और डायमंड वाकई एक मैक्रो मॉलिक्यूल यानी एक पॉलीमर बहुत बड़े साइज़ की सूरत में, मैक्रो मॉलिक्यूल की सूरत में हमें नज़र आता है। तो वो कार्बन की कैटिनेशन की वजह से ही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा नुक्ता है जिसका जिक्र कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप 4 जिसमें कार्बन मौजूद है, अगर हम ग्रुप नंबर 4 की बात करते हैं और ग्रुप नंबर 4 को ग्रुप नंबर 14 भी कहा जा सकता है अगर हम 1 से 18 की गिनती के मुताबिक चलें, तो इसमें कार्बन पड़ा हुआ है। कार्बन के बिल्कुल नीचे कौन पड़ा हुआ है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, जर्मेनियम के नीचे टिन है, टिन के नीचे लेड है, पूरा ग्रुप। लेकिन मैं बिलखसूस यहाँ पर इन दो का जिक्र करूंगा कि ग्रुप नंबर 4 में कार्बन के नीचे कौन पड़ा हुआ है? सिलिकॉन। अब ये बात आप नहम क्लास में पढ़कर आए हैं कि एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की आम तौर पे प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। तो इसका मतलब है अगर कार्बन कैटिनेशन का अमल कर रहा है तो फिर सिलिकॉन को भी कैटिनेशन का अमल करना चाहिए। याद रखिए कार्बन वाकई ही कैटिनेशन का अमल करता है लेकिन सिलिकॉन कैटिनेशन का अमल नहीं करता। ये बड़ी अनोखी सी बात है कि कार्बन कैटिनेशन का अमल कर जाता है, सिलिकॉन जो उसी ग्रुप में बिल्कुल उसके नीचे पड़ा हुआ है वो नहीं करता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अजीज़ तुलबा तालिबात याद रखिएगा कैटिनेशन की ना कुछ वजूहात होती हैं, या कह लीजिए वजूहात की बजाय मैं यहाँ पर बेहतर वर्ड होगा शराइत। और याद रखिएगा ये मुख्तसर सवालात की सूरत में बोर्ड के पेपर में सवाल आ चुका है कि कैटिनेशन की शराइत बयान करें। तो कैटिनेशन की शराइत क्या है? कौन कौन से एटम्स कैटिनेशन का अमल कर सकते हैं, उसकी शराइत क्या है? पहली बात ज़हन में रखिएगा कि हर वो एटम यानी वो एटम जिसकी वैलेंसी, वो एटम जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा हो, ये पहली शर्त है। याद रखिएगा अजीज तुलबा और तालिबात, याद रखिएगा कि वो एटम जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होगी वो कैटिनेशन कर सकता है। अब बच्चे सोचेंगे सर ये बात तो दोनों के ऊपर पूरी उतरती है, कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में से हैं और ग्रुप नंबर 4 है तो उन दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आखिरी शेल में, तो सर दोनों की वैलेंसी 4 होगी। बात बिल्कुल ठीक है। पहली जो मैंने आपको शर्त बताई है उसके ऊपर कार्बन और सिलिकॉन दोनों पूरा उतरते हैं, लेकिन जो दूसरी शर्त है ना बच्चों, उस पर कार्बन तो पूरा उतरता है, सिलिकॉन उस शर्त के ऊपर पूरा नहीं उतरता। वो क्या है?
पहली बात जो जहन में रखने वाली है कि इस जो शर्त है इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक है बॉन्ड एनर्जी के साथ। पहली बात ये जहन में बिठा लें कि ये जो मैं आपको दूसरा नुक्ता पढ़ाने जा रहा हूं ना, इसका ताल्लुक किसके साथ है, बॉन्ड एनर्जी के साथ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, इसको तो हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी को कहा जाता है जो बॉन्ड बनते वक्त खारिज हो, और जब वो बॉन्ड बन जाता है तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी भी पड़ती है। तो साबित हुआ कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड बनते वक्त खारिज हो या बॉन्ड तोड़ते वक्त दी जाए, उसको कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। इसको समझाने के लिए मैं एक बड़ी आसान सी चीज़ आपके सामने लिखता हूं कि फ़र्ज़ कीजिए अगर दो हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्ड बनाने की गर्ज से करीब आते हैं और वो बॉन्ड बना लेते हैं, तो याद रखिए केमिस्ट्री कहती है कि जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो वहां से कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी खारिज हो जाती है। और याद रखिएगा बच्चों, इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड एनर्जी। अब जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, अब अगर हम इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहते हैं ताकि हम दो एटम्स बना दें, तो केमिस्ट्री कहती है कि आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी के इस बॉन्ड के बनते वक्त खारिज हुई थी, और उतनी ही एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और दो हाइड्रोजन के एटम्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक फर्जी सी मिसाल दी है, लेकिन यहां से आपको बॉन्ड एनर्जी की समझ लग गई है कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जो एक बॉन्ड बनते वक्त खारिज हो और उतनी ही एनर्जी बॉन्ड बनते वक्त, बॉन्ड तोड़ते वक्त देनी भी पड़ेगी। तो इसका ताल्लुक असल में बॉन्ड एनर्जी के साथ है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि ताल्लुक क्या है और शर्त क्या है। ये शर्त हमें कहती है कि जोन सा भी एटम कैटिनेशन करना चाहता है, जैसे हम यहां पे कैटिनेशन किस पे करना चाह रहे हैं, कार्बन पे और सिलिकॉन पे, ये कहता है, ये कानून, ये शर्त कहती है कि जोन सा भी एटम कैटिनेशन करना चाहता है, जो बॉन्ड वो आपस में बनाएगा, जैसे अगर कार्बन कैटिनेशन करना चाहता है तो सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या है, आपस में बॉन्ड बनना चाहिए, बनेगा ना। तो ये वाला बॉन्ड कह रहे हैं, जो बॉन्ड ये आपस में बना रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए उन बॉन्ड से जो कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ बनाता है, बिलखसूस ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ये बात बड़ी अहम है। कार्बन, देखिए कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लिंकेज, आपस में ही बॉन्ड बनाने, कार्बन ने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाते रहना, जैसे कि मैंने आपके सामने इसीलिए पहले शक्ल जो है वो बनाती थी डायमंड की। अब देखो ये बॉन्ड जो ये आपस में बना रहे हैं, शर्त क्या है कि ये बॉन्ड मजबूत होना चाहिए उस बॉन्ड की निस्बत जो यही वाला एटम या एलिमेंट किसी और के साथ बनाता है, और बिलखसूस किसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है। तो कार्बन की दफ़ा ये शर्त पूरी होती है, कैसे कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 355 किलो जाउल पर मोल। बच्चों याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी को हम आमतौर पे किलो जाउल पर मोल के अंदर ही उसको मेजर करते हैं, नापते हैं। उसका यूनिट किलो जाउल्स पर मोल है या फिर किलो कैलोरीज पर मोल, लेकिन किलो जाउल्स पर मोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी निकलती है 351 किलो जाउल्स पर मोल। तो साबित हुआ कि कार्बन इस दूसरी शर्त के ऊपर पूरा उतरता है। कार्बन के वो बॉन्ड्स जो ये आपस में बना रहा है कैटिनेशन के नतीजे में, वो दूसरे एटम्स के साथ बनने वाले बॉन्ड की निस्बत मजबूत और ताकतवर है, इसलिए कार्बन अहल हो गया कैटिनेशन करने के। देखते हैं कि क्या सिलिकॉन अहल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस शर्त को पूरा करना है तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड है वो मजबूत होना चाहिए, किसके मुकाबले में, सिलिकॉन और ऑक्सीजन या किसी और के साथ भी, लेकिन खास तौर पे हम सिलिकॉन ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड बना के
उसके साथ उसका तकाबुली जायज़ा ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाता सिलिकॉन के केस में। सिलिकॉन की दफ़ा ये वाला बॉन्ड जो है वो मजबूत हो जाता है, और इसका अंदाज़ा हमें होता है कि सिलिकॉन टू सिलिकॉन जो बॉन्ड है वो 200 किलो जाउल्स पर मोल पे है, और सिलिकॉन टू ऑक्सीजन जो है वो 452 किलो जाउल्स पर मोल पर है। तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ज़्यादा ताकतवर हो गया, और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो दूसरी शर्त पे सिलिकॉन पूरा नहीं उतरता, इसलिए कार्बन अहल है कैटिनेशन करने के, सिलिकॉन कैटिनेशन करने के अहल नहीं है। तो ये तो एक पहली बात यहाँ से हमने साबित कर ली कि कार्बन कैटिनेशन करेगा, सेल्फ लिंकेज करेगा, बेतहाशा बॉन्ड्स बनाएगा, लंबी लंबी चेन्स और बड़े बड़े रिंग बनाएगा, सिलिकॉन नहीं बनाएगा। दूसरी बात, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है चूंकि वो ज़्यादा मजबूत है, इसका मतलब है कुदरती तौर पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन इकट्ठे ज़्यादा अच्छी हालत में पाए जाएंगे। इसीलिए आपको पता है कि सिलिकॉन ज़मीन में सिलिका की सूरत में निकलता है, और सिलिका में हम SiO2 और SiO4 वगैरह को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इतना मजबूत क्यों है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इतना मजबूत क्यों है? इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक दो मिसालें रखता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप नहम क्लास में पढ़कर आए हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, फर्ज कीजिए कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है एक एटम ए के दरमियान और एक बन रहा है एटम बी के साथ, यानी एटम ए और बी जो है वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो है जो इन्होंने क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है, और इसी को हम नाम देते हैं, यानी शेयर करने से मुराद है बामी इश्तराक कर लिया है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स एक दूसरे से एक खास फासले पर आ जाते हैं। अब वो उस फासले के करीब नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए दोनों एटम्स एक हद तक करीब आ सकते हैं, उसके ज्यादा करीब नहीं आ सकते, एक खास हिस्सा अपना इश्तराक में ले आते हैं। हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक एक क्या बनी हुई है, एक फासला है। एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक एक क्या है, फासला है। और याद रखिएगा अजीज तुलबा और तालिबात, इस फासले को नाम दिया जाता है बॉन्ड लेंथ। इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, जब कभी भी दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम तक के न्यूक्लियस के दरमियान में जो फासला होता है उस फासले को कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। अब देखिएगा, मैं आपके सामने फिर से दिखाता हूं आपको कि एक एटम था C और वो ये था, और उसका बॉन्ड बना एक और एटम के साथ, वो था D। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक किया और आपस में थोड़ा सा ये जगह जो थी उसका क्या कर लिया, इश्तराक कर लिया। अब जरा गौर से देखिए कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो यहां से लेकर यहां तक की होगी, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बड़ी हो गई। और याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात, इसी जगह पे दरमियान में इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहीं पर मौजूद होता है, जैसे मैंने इनके दरमियान में दिखाया। साबित हुआ कि जितनी बड़ी लेंथ होगी, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए अजीज तलबा और तालिबात, कि जितनी बड़ी लेंथ होगी, कौन सी, बॉन्ड लेंथ, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने ही दूर होंगे। तो न्यूक्लियस का उनके ऊपर जो होल्ड होगा, न्यूक्लियस का उनके ऊपर जो एक ग्रिप होगी, एक गिरफ्त होगी, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और जब वो कमजोर हो जाएगी इसका मतलब है वो एक कमजोर बॉन्ड है और उसको तोड़ना आसान काम है। लेकिन अगर इसकी निस्बत हम इसकी बात करें तो देखिए बॉन्ड लेंथ कितनी छोटी है, बॉन्ड लेंथ कितनी छोटी है। बॉन्ड लेंथ के छोटे होने का क्या मतलब है, दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, दोनों न्यूक्लियाई के, एक हो तो न्यूक्लियस कहते हैं, दो हो तो न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि बॉन्ड लेंथ
जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के उतने ही करीब होंगे। तो दोनों न्यूक्लियाई का उसके ऊपर गिरफ्त जो होगी वो क्या होगी, बहुत मजबूत होगी। लिहाजा छोटी बॉन्ड लेंथ वाला बॉन्ड हमेशा ताकतवर होता है और बड़ी बॉन्ड लेंथ वाला हमेशा कमज़ोर बॉन्ड होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कार्बन के ताकतवर बॉन्ड और सिलिकॉन के कम ताकतवर बॉन्ड बनने की वजह समझ आ चुकी है कि चूंकि कार्बन एक छोटे साइज का एटम है और छोटे साइज के एटम के जो बॉन्ड होते हैं वो खासे मजबूत होते हैं और बड़े एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गोया साबित हुआ कि हम यहां पर एक छोटा सा ताल्लुक निकालेंगे और हम कहेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। यानी जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। इसलिए कार्बन मजबूत बॉन्ड बनाता है और कार्बन के आपस के बनने वाले बॉन्ड बाकी एटम्स के मुकाबले में मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैटिनेशन नाम का अमल करता है और कैटिनेशन के अमल की वजह से वो बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूरत में हमें नजर आ जाता है। तो अजीज तुलबा तालिबात, ये थी पहली वजह जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कसीर तादाद में मिलते हैं और उस पहली वजह का नाम है कैटिनेशन। अब आते हैं दूसरी वजह पे कि दूसरी वजह हमें क्या नजर आती है। दूसरी वजह हमें नजर आती है आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या चीज है, सबसे पहले मैं इसकी तारीफ आपके सामने लिखूंगा और फिर सिर्फ एक मिसाल देके मैं आपको समझा दूंगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है, ऐसा अमल जिसमें दो कंपाउंड, मैं यहां पे सिर्फ दो का जिक्र कर रहा हूं, वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड्स एक जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो साख्त है मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, अब इसको आपने जरा गौर से सुनना है। यानी क्या होगा, कंपाउंड एक ही है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक ही है, लेकिन उसकी साख्त मुख्तलिफ होने से हमें लगता है कि शायद ये दो कंपाउंड है। आप ये ना समझिएगा कि ये दो अलग कंपाउंड्स हैं, नहीं नहीं नहीं, ये दो अलग कंपाउंड्स नहीं है, लेकिन साख्त मुख्तलिफ होने की वजह से क्या होता है, हमें वो दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सूरत में नजर आ जाते हैं। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं किसकी, पेंटेन की। पेंटेन जिसका फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं C5H12। अब बच्चों, जब मैं पेंटेन की साख्त बनाता हूं ना, तो मैं पेंटेन को यूं बनाता हूं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए पहले वाले के साथ। अब तो आप सबको आ गया होगा, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 3 हाइड्रोजन। ये जो हमारे सामने बन गया है इसका नाम है पेंटेन। और अजीज तलबा याद रखिएगा, हमने इसको नाम दिया था एन पेंटेन, क्योंकि इसमें चेन बिल्कुल सीधी जा रही है, ऐसा ही है। लेकिन इस पेंटेन को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5।
इसको हम यहाँ से भी तो लिख सकते हैं। और हमेशा की तरह इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। ये भी तो पेंटेन है। तो एक ही कंपाउंड, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक ही, लेकिन वो डिफरेंट साख्तें हमें दिखाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें दिखाता है। और ये जो डिफरेंट साख्तें और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हमें दिखा रहा है, ये असल में हमें यूँ लगता है कि ये 2 अलग कंपाउंड्स हैं। और आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे कि दर हकीकत ये 2 अलग कंपाउंड्स ही हैं। ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड। आप देखें कि इससे क्या हो गया है, इससे काफ़ी सारी पेचीदगी पैदा हो गई है कि कंपाउंड एक ही है, लेकिन सिर्फ उसकी साख्त चेंज होने की वजह से वो अलग अलग हालतों में हमारे सामने आ रहा है। और इसका जो नाम है, याद रखिएगा, इसको हम आइसोपेंटेन के नाम से लिख देते हैं। अब आपको समझ लगेगी कि इसको आइसो के नाम से क्यों लिख दिया गया, क्योंकि ये क्या बन गया, आइसोमर। तो याद रखिएगा, ये और ये एक दूसरे के आइसोमर हैं और इस पूरे अमल को क्या नाम दिया जाता है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है, एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसकी साख्तें थोड़ी सी क्या हो रही हैं, मुख्तलिफ हो रही हैं। एक और चीज़ देखिए अजीज तुलबा व तालिबात, कि अगर मैं यहाँ पर आपके सामने 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, ये भी तो पेंटेन है। क्या 5 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन है। क्या उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। और क्या हाइड्रोजन पूरे नहीं है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन ही यहाँ पर। चलें आपकी आसानी के लिए मैं CH3 लिख देता हूँ। आप कहेंगे कि सर आप हमेशा H3C लिखते हैं, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं। अब इसका जो नाम है, इसको हम नाम देते हैं नियोपेंटेन। तो साबित हुआ कि पेंटेन हमें 3 आइसोमर्स की सूरत में मिलेगा। एक होगा एन पेंटेन, एक होगा आइसोपेंटेन और एक क्या होगा, नियोपेंटेन। एन पेंटेन में चेन बिल्कुल सीधी जाएगी, आइसो और नियोपेंटेन में ब्रांच चेन हो जाएगी। आइसो में एक ब्रांच बनी होगी, नियो में एक कार्बन के ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रांचें हमें नजर आ जाएंगी। इस अमल को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या हुआ बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स, एक ऐसा अमल है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग साख्तों में अलग अलग कंपाउंड्स की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तनु, यानी उसकी डाइवर्सिटी, उसका जो तनु है वो बहुत बढ़ जाता है और हमें नजर आता है कि बेतहाशा तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इर्द गिर्द पाए जाएंगे। अब जब हम आइसोमेरिज्म बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम एक बड़ा स्टूडेंट्स को, बच्चों को परेशान करने वाला एक सवाल पूछते हैं। हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी से प्रोपेन के आइसोमर्स बनाएं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी प्रोपेन के आइसोमर्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये एक हो गया और सर ये दूसरा हो गया। तो इससे कबल हम एक लेक्चर पढ़कर आए हैं जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। मैंने बताया था कि ये कोई अलग चेन नहीं है, ये और ये एक ही बात है। गोया साबित हुआ, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगा दूं, ये 3 है, यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 3 लगेंगे, यहाँ पे 3 लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे और यहाँ 3 लगेंगे। याद रखिए ये दोनों एक ही चीज़ें हैं और इनको हम नाम देंगे प्रोपेन। साबित हुआ कि प्रोपेन तक आइसोमेरिज्म का अमल हमें नजर नहीं आएगा। आइसोमेरिज्म का अमल ब्यूटेन से शुरू होता है, तो प्रोपेन से आइसोमेरिज्म का अमल शुरू नहीं होता। तो पहली वजह हमने पढ़ी कैटिनेशन, जिसकी वजह से बेतहाशा कंपाउंड्स हमें नजर आएंगे, और दूसरी वजह हमने पढ़ ली आइसोमेरिज्म के, उसकी वजह से भी कंपाउंड एक ही होगा लेकिन वो इतनी मुख्तलिफ हालतों में नजर आएगा जिसकी वजह से तनु में इजाफा हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी वजह पे, जो कि है कार्बन एटम्स का ताकतवर बॉन्ड बनाना। और इसके ऊपर मैं खासी तफसील में आपको समझा कर आ गया कि कार्बन एटम जो है वो बहुत ही ताकतवर बॉन्ड बनाएगा। और मैंने वजह बता दी आपको कि कार्बन एटम छोटे साइज का एटम है
और छोटे साइज का जो एटम होता है, पहली बात छोटे साइज का एटम है, और याद रखिएगा कि छोटे साइज का जो एटम होता है वो हमेशा छोटी बॉन्ड लेंथ वाला बॉन्ड बनाता है, और जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले उनका जायजा लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ कुछ जगहों पे नाइट्रोजन। ये हमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाले एलिमेंट्स नज़र आते हैं। आप इसमें सल्फ़र भी शामिल कर लें, सल्फ़र भी हमें बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर नज़र आ जाता है। तो ज़रा गौर कीजिए, पहले 4 एटम्स पे गौर कीजिए जो कसरत से नज़र आते हैं, चारों ही छोटे एटम्स हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 4, मतलब 2 शेल का एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही शेल का एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6, 2 शेल का। सोडियम का 7 है, 2 और 5, तो 2 शेल का एटम। साबित हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनावट में छोटे साइज के एटम ज्यादा पाए जाते हैं, और उनकी ज्यादा होने की वजह से उनके बॉन्ड जो बनेंगे वो खासे ताकतवर बनेंगे, और जब ताकतवर बॉन्ड बनेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमें स्टेबल हालत में मिलेंगे। क्योंकि जब बॉन्ड ताकतवर होते हैं तो वो फिर स्टेबल हालत में हमें नजर आते हैं। इसका मतलब है मुख्तलिफ कंपाउंड जब बन जाएंगे तो वो उसी हालत में पड़े रहेंगे। इससे हमें बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ तरह के नजर आ जाएंगे। तो चौथी वजह है कार्बन की मल्टीपल बॉन्डिंग। अच्छा, अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग से क्या मुराद है? बहुत सारे बच्चे उन्हें पता नहीं होता कि मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है। बच्चों याद रखिएगा, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना, मतलब डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाना। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनाना, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? मल्टीपल बॉन्डिंग। अब अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन हमें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी बनाता हुआ नजर आता है जिनका नाम है एल्केन्स। वो हमें डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी बनाता हुआ नजर आता है जिनका नाम है एल्कीन्स। और वो हमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनाता हुआ भी नजर आता है जिसका नाम क्या है? एल्काइंस। तो चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है कि वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसका मतलब है कि वो 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो 2 डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है, वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना के एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कार्बन के पास ये कुदरती ताकत मौजूद है कि वो मल्टीपल बॉन्डिंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। अब जब मल्टीपल बॉन्डिंग करेगा तो इसका मतलब है बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं कार्बन के हमें हमारे इर्द गिर्द नज़र आएंगे। तो बच्चों ये था आपके पास टॉपिक जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वसी और कसीर तादाद और तनू के बारे में पढ़ा कि उसकी 4 वजूहात नज़र आती हैं। एक है कैटिनेशन, एक है आइसोमरिज्म, एक है कार्बन एटम्स का अपने छोटे साइज़ की वजह से मजबूत बॉन्ड बनाना, और एक है कार्बन का मल्टीपल बॉन्डिंग कर लेना। जी, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। हमने बड़ी तफसील में पढ़ा कि 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कसीर तादाद में नज़र आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आप सबको समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।